नमस्कार। सुप्रभात। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में जीवन भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यान माला का आज का 43वां भाग है। मुझे बहुत खुशी है कि आपके सहकार्य से ये आज 43वें भाग में पदार्पण कर रही है। 1 साल का हमने लक्ष्य रखा है इसके लिए। आज हम भारतीय सहकार दृष्टि के बारे में जानने वाले हैं। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। नमस्ते। सत्र की शुरुआत हम श्लोक से करेंगे, शांति मंत्र से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सॉरी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। सभी श्रोताओं को प्रणाम। आज के इस शांति मंत्र के शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। यह मनुष्य जो है यह अपने आप में पूर्ण है और वह परमात्मा तत्व है या परमात्मा है। वह एक विशाल पूर्ण है। मनुष्य यह अपने आप में पूर्ण होने के उपरांत भी यह उस विशाल पूर्ण का एक हिस्सा है। इसे हमें समझना होगा तो फिर सहकार का विषय हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है, कोई प्राकृतिक ऐसा कोई दृश्य है तो पेड़ बनाता है, पहाड़ बनाता है, सूर्य बनाता है, नदी बनाता है। उसमें अब उसमें से मान लो नदी निकाल दी तो क्या चित्र अधूरा हो जाता है? चित्र तो पूर्ण ही रहता है। मान लो उसमें सूर्य या चंद्रमा नहीं बताया तो क्या चित्र अधूरा रह जाता है? चित्र फिर भी पूरा रहता है। तो चंद्रमा भी पूरा रहता है, सूर्य भी पूरा रहता है, वो नदी भी पूरी रहती है और ये चित्र भी पूरा रहता है। ऐसे ही यह जो जीवन है, यह जीवन ऐसे पूर्ण इकाइयों का मिलकर बनता है और लघु पूर्ण जो मानव का पूर्ण है यह लघु पूर्ण है, छोटा पूर्ण है। इससे विशाल पूर्ण यानी परमात्मा तत्व की और आगे बढ़ने की दृष्टि से मानव समाज के साथ में एकात्मता की वृद्धि, उससे आगे सृष्टि के चर अचर ऐसे सभी अस्तित्वों के साथ में एकात्मता की समझ, एकात्मता की दृष्टि और व्यवहार ऐसा जब होने लग जाता है तब हमारा जो लघु पूर्ण है उसका विस्तार होता जाता है और विस्तार होते होते एक लघु पूर्ण से विशाल पूर्ण में हम परिवर्तित हो जाते हैं। सहकार यह इस विशाल पूर्णत्व की ओर आगे बढ़ने का भारतीय दृष्टिकोण में एक साधन माना गया है कि जिसमें अपने पूर्णत्व को और वृद्धिंगत करना, उसको विस्तार देना, औरों के साथ सहकार करके औरों के साथ में अपने जैसा व्यवहार करके, अपने साथ में औरों को लेकर और अन्य लोग जो हैं उनके हित में, उनके सुख के लिए काम करने में, इससे हमारे लघु पूर्ण जो है व्यक्तित्व जो है उसका विकास होता रहता है। तो मोटे मोटे तो कहा जाए तो यह है सहकार की भारतीय दृष्टि, लेकिन इसको हम विस्तार से आगे जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो यह है कि सहकार यह नाम लेते ही हम सबके मन में यह आ जाता है विषय, हाँ ये तो शुद्ध भारतीय विचार है। लेकिन
यह संस्कार शब्द जैसा ही है। संस्कार ये तो बहुत अच्छी बात होती है और ये तो भारतीयता का बहुत जड़ मूल का विषय है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन संस्कार दोनों ही प्रकार के होते हैं, अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी होते हैं। अच्छे संस्कारों से अच्छा मनुष्य बनता है, बुरे संस्कारों से बुरा मनुष्य बनता है। इसी प्रकार सहकार भी अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। इसका फल क्या है, सहकारिता का फल क्या है, इसके ऊपर यह तय होगा कि यह भारतीय प्रकार का सहकार है या अभारतीय प्रकार का सहकार है। विश्व का सबसे पुराना और सबसे विशाल ऐसा सहकारिता का प्रयोग हम पुराणों में पढ़ते हैं। उसका नाम है सागर मंथन, समुद्र मंथन। देवों के जो विद्वान लोग थे उनके ध्यान में आया कि इस समुद्र में बहुत से रत्न हैं, रत्न गर्भा है, रत्नाकर है ये, इसका मंथन करेंगे तो रत्न की प्राप्ति होगी। और इसलिए एक विशाल ऐसा आयोजन किया जाने लगा सबके सहकार से। समुद्र इतना बड़ा, मानव जाति इतनी बड़ी, और फिर इस समुद्र का मंथन करने के लिए बहुत शक्ति लगेगी। इस दृष्टि से विशाल शक्ति का संचय किया गया, संगठन किया गया। ये जब चल रहा था तो जो सुर प्रवृत्ति के लोग थे उनके मन में पहले आया कि मानव जीवन को और उन्नत बनाना है तो रत्नों की प्राप्ति करनी होगी, जिससे मानव जीवन सुसंस्कृत बन जाएगा, उन्नत बन जाएगा। ऐसा जब विचार करके सज्जन लोगों ने, सुर प्रवृत्ति के लोगों ने समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की, तो असुर प्रवृत्ति के लोग जो थे उन्हें भी लगा अरे ये बहुत बड़ा उपक्रम होने जा रहा है और इसमें से रत्न उपलब्ध होंगे, हमारा भी बहुत लाभ होगा। वो भी आके जुटे इसमें। जो सुर प्रवृत्ति के लोग थे, जिसे दैवी संपद युक्त लोग कहते हैं, ऐसे जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारे पास सामर्थ्य भी है, चातुर्य भी है और बुद्धिमत्ता भी है, जिससे हम यह जो रत्न है, अनमोल हैं, इन्हें असुरों के पास, दुर्जनों के पास नहीं जाने देंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जुड़ जाइए हमारे साथ में। तो इस प्रकार से देव और दानव, देव और सुर और असुर, ऐसे दोनों प्रवृत्तियों के लोग इस सागर मंथन में जुड़े थे, ऐसा वर्णन मिलता है। अरे मंथन चला और अपेक्षा के अनुसार इसमें से 14 रत्न बाहर आए, उभर कर आए। अब इन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी जी थी, ऐरावत हाथी था, उसके साथ में अमृत था। अब यह उसका सबसे अनमोल ऐसा रत्न था, अमृत। और उसे पाने के लिए दानव बहुत उत्सुक थे। लेकिन हम कथा को जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और दानव समाज को वो शराब पिलाते रहे। और दानव समाज मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर और शराब के नशे में धुत, रत्न का क्या हो रहा है, रत्नों का क्या हो रहा है, इससे अनजान, मोहिनी वैसे बताती रहती थी कि आ रहे हैं रत्न, सबको बांटे जाएंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा, बताती जा रही थी। लेकिन इस प्रकार से उनकी सब सूझबूझ मोहिनी ने खत्म कर दी थी। और जो रत्न थे वह
सुर प्रवृत्ति के लोग, दैवी संपत्ति युक्त लोग अपने में बांटते रहे। विश्व का पोषण करना है तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो विष्णु जी ने लक्ष्मी को स्वीकार किया। अमृत आया तो देव समाज में अमृत बांटने लगे। दुर्भाग्य से असुरों में बैठा हुआ जो 2 असुर थे, उनको लगा कि कुछ नशे में कम धुत हुए थे वो, इसके लिए उनका दिमाग थोड़ा काम कर रहा था। वो सोचने लगे कि ये देव समाज जो है कुछ चतुराई कर रहा है, असुरों को मूर्ख बना रहा है। तो वो वहां से चुपके से उठकर देवों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। सूर्य के एक और एक बैठा, राहु बैठा, और सूर्य की दूसरी ओर केतु बैठा। ऐसे 2 असुर उसमें आकर बैठ गए। अब जब अमृत बांटा गया, अमृत चखने लगे सब लोग, सब देव समाज के लोग। लेकिन मोहिनी के रूप में जो विष्णु थे, उनके ध्यान में आ गया कि यह तो असुरों के 2 असुरों के पास अमृत चला गया है। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत के कुछ कण तो पहुंच गए थे, तो देह के 2 टुकड़े होने के उपरांत भी यह सूर्य को परेशान करते रहने वाले हैं, तो अमर हैं। जैसे सूर्य है वैसे वो भी हैं, राहु केतु भी हैं। अब यह जो प्रसंग था, इससे कुछ पाठ सीखने की आवश्यकता है, विशेष रूप में सहकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने। पहला तो तत्व इसका यह है कि जब विशाल मात्रा में सहयोग होता है, सहकार होता है, तो रत्नों की प्राप्ति होती है। लेकिन इन रत्नों का दुरुपयोग दुष्ट दुर्जन न कर पाए, यह सज्जन शक्ति को बलशाली बनाए, सज्जन शक्ति को समृद्ध बनाए। इस दृष्टि से जब सज्जन नेतृत्व होता है, समर्थ, सुबुद्ध, सक्षम और सज्जन, ऐसा नेतृत्व होता है, तो फिर इस सहकार से निर्माण होने वाले जो रत्न हैं, उनका उपयोग सद्भावना के लिए होता है, सदाचार के लिए होता है, दुनिया में सुख शांति निर्माण होने के लिए होता है। अन्यथा इसमें से कुछ गलती से यदि असुर प्रवृत्ति के लोगों के पास पहुंच गया, तो समाज की उतनी ही प्रमाण में, उतनी ही मात्रा में हानि होती है। और एक सूत्र इसमें से निकल के सामने आता है कि ऐसे सहकार में से जैसे अमृत निकलता है, वैसे ही विष भी निकलता है। तो ये जो सज्जन शक्ति है, इसमें उस विष को हजम करने की, पचाने की शक्ति भी होनी चाहिए। ये शक्ति यदि नहीं होगी तो पूरी सृष्टि इस विष के कारण विषाक्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसलिए महादेव आगे बढ़े और उन्होंने इस विष को पी लिया, पचा डाला, उसको नीचे हृदय तक पहुंचने ही नहीं दिया। उनके गले में उसको उन्होंने उसको सोख लिया गले में। उनका गला इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है, नीला पड़ गया। लेकिन उस विष को पचाने की सामर्थ्य यह भी साथ में आवश्यक होती है। ऐसी जब सामर्थ्य हो, ऐसी जब चतुराई हो, तो फिर सज्जनों को, दुर्जनों को साथ में लेकर भी सहकारिता के सफल प्रयोग करना संभव हो पाता है। चौकन्ने रहना पड़ता है।
सदैव चौकन्ने रहना पड़ता है। जैसे विष्णु जी को ध्यान में आया कि ये राहु केतु ये भी अमर हो जाएंगे, उन्होंने उनका शिरच्छेद किया, चौकन्ने नहीं रहेंगे। ऐसे तत्व सहकारिता के क्षेत्र में घुस आते हैं जो सहकारिता के क्षेत्र को तो बदनाम करते ही हैं, लेकिन साथ में ही जिस समाज के लिए ये सहकारिता का प्रयोग चल रहा है उसकी भी अपरिमित ऐसी हानि कर देते हैं। ये इसलिए भारतीयता का सहकार का स्वरूप जो है इसे हमें ठीक से समझना होगा। भारतीय दृष्टि का विचार आगे हम करेंगे, उसमें इसका और थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे। अभी वैसे आधुनिक काल में सहकारिता की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे समझ लेना भी आवश्यक है। और उससे भी पहले सहकार के, जैसे मैंने बताया कि अच्छा भी सहकार होता है, बुरा भी होता है, तो मोटे मोटे इसके सहकारिता के 3 प्रकार होते हैं: आसुरी, मानवी और दैवी। या असुर प्रवृत्ति वाले, मानवी प्रवृत्ति वाले और दैवी प्रवृत्ति वाले, ऐसे 3 प्रकार के सहकार का विचार हम कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। अब असुर किसे कहते हैं, बहुत सरल है समझने के लिए। एक मोटी मोटी समझ का तो तरीका यह है कि जो परहित से जो पीड़ित हो जाते हैं, यानी पर सुख से जो पीड़ित हो जाते हैं, दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, वो असुर होते हैं। और पर पीड़ा से जिनको सुख मिलता है वह भी असुर होते हैं। पर पीड़ा से जो सुख पाए, परहित से जो पीड़ित होवे, वह असुर होता है। इसी का वर्णन भर्तृहरि अपने श्लोक में करते हैं। तेमी मानव राक्षसा, मानव के शरीर में राक्षस, तेमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। दूसरे के हित को अपने स्वार्थ के लिए जो तिलांजलि देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वह असुर होते हैं। दूसरा मानवीय जो होता है, जिसे नर कहा जाता है, ये नर जो है यह अपने हित के लिए तो करता है, लेकिन इसकी सीमा रहती है। इसे समझने के लिए स्वार्थ की हमें ठीक से समझ विकसित करनी होगी। स्वार्थ किसे कहते हैं? सामान्यतः तो स्वार्थ और परमार्थ ऐसे 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन स्वार्थ को हमें ठीक से समझना होगा, तब परमार्थ की का भी महत्व समझ में आएगा। तब मानवी, आसुरी और दैवी, ऐसे तीनों प्रकार के सहकार की कल्पना हम कर सकेंगे। तो आसुरी जो सहकार है उसमें स्वार्थ के आधार पर यह सहकार चलता है। और स्वार्थ किसे कहते हैं? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वहां तक उसे स्वार्थ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब मानव अपनी आवश्यकताओं से अधिक का संचय करता है, अधिक पाने की आस रखता है, अधिक पाने का प्रयास करता है और इसमें औरों का अहित करता है, तब वह स्वार्थ कहलाता है। और अनादिकाल से मोटी मोटी मानव जाति की इन 2 वर्गों में ऐसी बटा हुआ यह समाज दिखाई देता है। सुर प्रवृत्ति के लोग जो, जिनका वर्णन भर्तृहरि करते हैं, एक सत्पुरुषा परार्थ घटकः स्वार्थाय विघ्नन्ति निघ्नन्ति। दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ को भी जो तिलांजलि दे देता है वह सत्पुरुष है, वह दैवी पुरुष है। और ऐसा सहकार जो है, अपना अहित करते हुए अपना हित होता है ऐसा
समझते हुए भी जो औरों के हित के लिए काम करता है, यह है दैवी सहकार, यह है सांस्कृतिक सहकार। यह राक्षसी, मानवीय और दैवी, इसको हम विकृति, प्रकृति और संस्कृति के रूप में भी समझ सकते हैं। विकृति वह है जिसमें औरों ने की हुई मेहनत का लाभ मुझे मिले, ऐसा विचार करने वाले असुर होते हैं, इसे विकृति कहा जाता है। और मैंने जो परिश्रम किया है, मेरी जो आवश्यकता है, उतनी की पूर्ति करने का तो मुझे अधिकार है, ऐसा मानना और उसके हिसाब से व्यवहार करना, यह तो मानवीयता है। और अपनी आवश्यकताओं से अधिक समाज का और प्रकृति का शोषण करना, यह आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। और सुर प्रवृत्ति का लक्षण है, संस्कृति का लक्षण है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए अपने हित को भी तिलांजलि दे देना, अपने हित का भी त्याग कर देना, यह संस्कृति है। और भारतीय समाज हमेशा सांस्कृतिक उन्नयन की दृष्टि से प्रयास करता रहा है। प्रकृति तो यह है कि मेरी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, और इसीलिए सामान्य मानव या नर जो है, उसका स्वरूप यह होता है कि वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जुटा रहता है। आवश्यकताओं से अधिक बहुत कुछ संचय करने की उसमें इच्छा नहीं रहती, तब वह नर कहलाता है। जब उसमें आवश्यकता से अधिक संचय करने की इच्छा जागती है, तो आसुरी प्रवृत्ति की दिशा में बढ़ने लग जाता है। इस असुर, नर, मानव और दैवी, इन प्रवृत्तियों के विभाजन को समझने के बाद में अब हम समझ सकते हैं कि सहकार में भी ये तीनों प्रकार होते हैं। सहकार के जो उदाहरण है, उनका विचार करते समय हम इनका और गहराई से विचार करेंगे। अभी यूरोप में कैसे शुरू हुआ, इसका प्रारंभ ज्ञात जो जानकारी है उसके अनुसार सन 1800 में स्कॉटलैंड में एक बड़े कारखाने का जनरल मैनेजर हुआ करता था, रॉबर्ट ओवेन। उस समय की जो इंग्लैंड की और यूरोपीय देशों की औद्योगिकरण की स्थिति थी, इसके कारण समाज हैव और हैव नॉट्स, यानी जिनके पास संपत्ति है ऐसे, और एक संपत्तिहीन निर्धन, ऐसे दो वर्गों में बंट गया था। और इसकी खाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। जो उद्योजक थे वो बहुत तेजी से अमीर और अमीर होते जा रहे थे, और सामान्य मजदूर जो थे वो गरीब से गरीब, और उनका शोषण होता था, मजबूरी का उनके लाभ उठाया जाता था। ये सब इस रॉबर्ट ओवेन को देखा नहीं गया, और उसने सोचा इन मजदूरों की कुछ सहायता करनी चाहिए, और उसने दो प्रकार के उपक्रम शुरू किए। पहला तो उपक्रम था ट्रेड यूनियन का। यह विश्व के ट्रेड यूनियन का सबसे पहला प्रयोग था कि मजदूरों को संगठित करके एक शक्ति के रूप में खड़ा करना। सहकार ही है। दुर्बल लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो शक्ति निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से हम वो ये जानते हैं कि एक तिनका लेकर आप सहजता से तोड़ सकते हैं, दो तिनके लेकर भी आप सहजता से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक तिनकों का ऐसा एक गट्ठा बांध दिया जाता है तो मानव के लिए उसे तोड़ना संभव नहीं हो पाता। संगठन में शक्ति होती है। इसकी पहली अनुभूति यूरोप में, अभारतीय दुनिया में रॉबर्ट ओवेन ने कराई, और लगभग 500 मजदूरों को संगठित किया। इसके साथ में उसने उनकी एक क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई, और इसके माध्यम से, क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से, वह मजदूरों के हित के लिए
अलग अलग प्रकार के उपक्रम करता गया, बहुत यूरोप में प्रसिद्ध हो गया और स्थान स्थान पर इस प्रकार के सहकारिता के प्रयोग चलने लग गए। इन्होंने रॉबर्ट ओवेन ने 500 की सदस्यता से शुरू हुई सहकारिता की जो मुहिम थी वो 2500 तक चली गई। 2500 सदस्य बन गए इसके, इतना विस्तार पा गई वो। लेकिन इस सहकारिता के प्रयोग को इसमें एक विषैला तत्व आ जाने के कारण उसके ह्रास की दिशा में उसे धकेल दिया गया। रॉबर्ट ओवेन ही कम्युनिज्म से प्रभावित हो गया और जो प्राकृतिक जो भावना थी मजदूरों की कि मैं कुछ योगदान कर रहा हूं तो उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए, इसे यह तो प्राकृतिक तत्व है, इस प्राकृतिक तत्व से हटाकर कि परिश्रम तो मैं करूंगा लेकिन संपत्ति सबकी होगी और सब में भी जो नेता है वह तय करेगा कि उस संपत्ति का उपयोग कैसे करेगा। और यह मानवीय प्रवृत्ति के विरोधी होने से कम्युनिज्म का तत्व उसमें घुस आने के बाद यह जो रॉबर्ट ओवेन का प्रयोग था वो धीरे 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 दुर्बल होता गया और नष्ट हो गया। लेकिन यह जो रॉबर्ट ओवेन ने चलाया हुआ सहकारिता का उपक्रम था यह मानवीय प्रकृति के ऊपर आधारित इस प्रकार का उपक्रम था, तब तक तो वह ठीक चला। और जैसे ही उसमें आसुरी प्रवृत्ति का कम्युनिज्म का तत्व उसमें घुस गया, कुछ इने गिने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट ऐसे तत्व का उसमें समावेश हो गया, तो यही सहकार आसुरी सहकार में परिवर्तित हो गया और फिर उसमें से सहकारिता कम होती गई। यह भी यूरोप का आधुनिक काल में सहकारिता के क्षेत्र का अनुभव है। लेकिन रॉबर्ट ओवेन ने जो प्रारंभ किया था सहकारिता का, उसका विस्तार होता गया। यूरोप में बड़ी मात्रा में सहकार पर आधारित अलग अलग प्रकार के उपक्रम शुरू हुए। हाउसिंग सोसाइटीज बनी, क्रेडिट सोसाइटीज बनी, सहकारिता के आधार पर चलने वाले दुकान बने, अलग अलग प्रकार की लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सस्ते में रियायत के दर पर वस्तु बेचने वाले ऐसे दुकान ये शुरू हुए। फिर किसानों की सोसाइटियां बनी, फिर दूध उत्पादकों की सोसाइटियां बनी। इस प्रकार से सहकार का क्षेत्र बढ़ता गया। भारत में सहकारिता का प्रवेश ऐसा माना जाता है कि 1904 में हुआ और अलग अलग प्रकार से सहकारिता का क्षेत्र बढ़ता गया। और ये जो बढ़ने का जो तरीका था, यह सब यूरोप में जिस प्रकार से विस्तार हुआ सहकार का, उसी प्रकार का विस्तार भारत में भी होता गया। और इसलिए मुख्य रूप से यह विस्तार जो रहा, यह मानवी और आसुरी इस प्रकार के सहकार का विस्तार ही यहां पर सामान्य रूप से देखा गया। अब कल्पना कीजिए, हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें एक व्यक्ति मन में विचार करता है कि मैं अकेला इतनी जमीन का खर्चा देकर फिर अपना मकान बांधने के लिए अक्षम हूं, तो वह एक टोली बनाता है और सब मिलकर फिर उसमें धन लगाते हैं और सबका लाभ होता है। अब जब तक सबका लाभ होता रहता है, यह मानवीय तरीके का सहकार है, यह मान्य है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकार किया गया है
तो यह मान्य है, यह करणीय है। लेकिन ऐसे उपक्रम शुरू हुए जहां अपना स्वार्थ साधने के लिए इन उपक्रमों का उपयोग किया जाने लगा। फिर सहकारी बैंक खड़े हुए, फिर सहकारी दूध उद्योग खड़े हुए, सहकारी शक्कर उद्योग खड़े हुए, और ऐसे उद्योगों के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी करके एक बड़े उपक्रमों के रूप में इनको चलाया गया। कुछ चयनित ऐसे लोगों ने इस पर नियंत्रण रखा और अपने स्वार्थ के लिए इनका दुरुपयोग करते रहे। हम जानते हैं महाराष्ट्र में किस प्रकार से, महाराष्ट्र क्या, उत्तर प्रदेश क्या, और पूरे देश भर में किस प्रकार से सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार चला। स्वार्थ के लिए कई ऐसे सहकारी उपक्रम अंत में जाकर बंद हो गए। आज भी हम देखते रहते हैं कि सहकारिता में खोट आने के कारण, स्वार्थ प्रबल होने के कारण ऐसे कई उपक्रम आज भी बंद होते हम देखते हैं। तो इस दृष्टि से सहकारिता के भारतीय स्वरूप को समझना और उसकी प्रतिष्ठापना करना, यह हम सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन इसके लिए सहकारिता की भारतीय दृष्टि को समझना यह आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। वैसे विस्तार तो आज सहकारिता के क्षेत्र में बहुत किया है। कुछ आंकड़ेवारी उपलब्ध है, उसके अनुसार लगभग 24 करोड़ लोग इसमें सहभागी हैं, किसी न किसी प्रकार के सहकारिता के उपक्रमों में। ये बहुत बड़ी, अच्छी और बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें सुर प्रवृत्ति के सहकार के उपक्रम कितने हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि भारतीय दृष्टिकोण से सहकारिता के नाम से जो प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें अभाव से ही ऐसे उपक्रम हम पाएंगे। अब भारतीय दृष्टि का विचार, हम थोड़ा सा अवकाश लेते हैं। स्वाति जी भीष्म इंडिक के बारे में उनका जो निवेदन है वो पूरा कर लें, तो हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। स्वाति जी। जी सर, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये व्याख्यान माला जिस पर आधारित है वो जीवन का भारतीय प्रतिमान दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित हमने 2 खंडों में प्रकाशित किया है, जिसका एकत्रित मूल्य 999 रुपए है। कुल पृष्ठ इसके 728 है। हमने पंजीकरण छूट 30 नवंबर तक बढ़ाई है और ये आपको मात्र 799 रुपए में उपलब्ध है। आप पंजीकरण हमारी वेबसाइट पर जाकर या गूगल पे क्रमांक 9503864401 इस पर पेमेंट करके आप अपनी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। भेजने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हम भारतीय क्यों है, भारतीय होने का मतलब क्या है, वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर हम फिर से भारतीय जीवन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इसका बहुत अच्छी तरह से विवेचन इसमें किया है। अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ है ये, और हर एक भारतीय के घर में ये होना ही चाहिए। आप सभी से आह्वान करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि अपने समविचारी, स्नेही और आप्तजनों तक ये बात पहुंचाइएगा। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है
कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुल पृष्ठ उसके 200 है और मूल्य 350 है, लेकिन इसकी छूट हमने 30 नवंबर तक बढ़ा दी है और मात्र 250 रुपए में ही आपको उपलब्ध किया है। इसी का भी पंजीकरण आप वेबसाइट पर जाकर या भीष्म प्रकाशन के गूगल पे क्रमांक पर पेमेंट करके अपनी घर पर मंगवा सकते हैं। किसी को उपहार में देने के लिए, हमारी बच्चों के लिए ये अपने घर में होना ही चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि यह ग्रंथ आप जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। स्वाति जी धन्यवाद। फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। जो मानवीयता का लक्षण जो भर्तृहरि ने बताया है, वह कहता है सामान्यस्तु, जो सामान्य मनुष्य है, जो नर है, वो कैसा व्यवहार करता है। सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भृता स्वार्था विरोधे नये। अपने स्वार्थ के विरोध में यदि कुछ नहीं है तो दूसरे का हित होता है तो हो है। ऐसे मनुष्य को सामान्य मनुष्य कहा है, जो दूसरों के हित के विरोध में तब तक खड़ा नहीं होता जब तक उसके हित को बाधा नहीं पहुंचती। वह सामान्य मनुष्य, ये प्रकृति है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ये जो सहकारिता की प्रवृत्तियां हैं, उनकी दृष्टि से भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से आधारित ऐसे सहकार की दृष्टि का विचार हम आगे करेंगे। अब इस सांस्कृतिक दृष्टि पर आधारित सहकार, इसका अर्थ क्या है? तो इन विचारों के मूल में जाकर हम जब देखते हैं तो ध्यान में ऐसा आता है कि परस्पर व्यवहार के मानव जीवन में 2 ही कारण होते हैं, दिखाई देते हैं। एक कारण तो है स्वार्थ का, कि मुझे लाभ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, इसके लिए दूसरों के साथ संबंध रखे जाते हैं, संपर्क रखा जाता है, संवाद किया जाता है। और दूसरा कारण जो होता है वह होता है आत्मीयता। यह मेरा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, यह मेरा है, इसे कहते हैं आत्मीयता। और अनादिकाल से इस प्रकार की स्वार्थ और आत्मीयता आधारित ऐसे मानव जाति के 2 तबके हमेशा से रहे। आत्मीयता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति जो है ये कुटुंब भावना है। एक ढंग से कहें तो अध्यात्म जो है उसका व्यावहारिक स्वरूप कुटुंब भावना है, उसका व्यावहारिक स्वरूप कुटुंब जीवन है। अध्यात्म क्या होता है? चर और अचर में एक ही परमात्मा तत्व है, और इसके कारण जो अद्वैत की भावना, अद्वैत का व्यवहार, अद्वैत की व्यवस्थाएं निर्माण होती हैं, उसे आत्मीयता पर आधारित जीवन का प्रतिमान कहते हैं। और इसीलिए भारत में हमेशा इस अद्वैत पर आधारित जीवन हम जीते रहे हैं। हमारे सब संतों को देखिए, हर संत यही कहता है, कण कण में भगवान है। यह अद्वैत की ही अभिव्यक्ति वह अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने ढंग से करते रहे। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी एकात्म मानव दर्शन लिखने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने भी इस अद्वैत की ही, इस आत्मीयता पर आधारित समाज जीवन की ही युगानुकूल और कालानुकूल ऐसी प्रस्तुति की थी। इसीलिए उसे एकात्म मानव दर्शन कहा जाता है। तो भारतीय चिंतन, भारतीय सहकारिता का आधार तो यह एकात्म मानव दर्शन रहा है, रहेगा।
आत्मीयता का भाव रहेगा, कुटुंब भावना यह रहेगा। और इस दृष्टि से हमारे जिस भी प्रयासों से सहकारिता के क्षेत्र से, यानी लोगों का को साथ में लेकर सहकार के साथ में हम जब कुटुंब भावना का विस्तार करते हैं, प्रत्यक्ष कुटुंबों के अस्तित्व को हम बल प्रदान करते हैं, तब वह भारतीय ढंग का सहकार कहलाएगा। यदि हमारे सहकार के प्रयोग में इस कुटुंब भावना का अभाव है, ये मेरा है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है मेरा है, अच्छा है तो इसे और अच्छा बनाना, और बुरा है तो इसकी बुराइयां दूर करना मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व है, इस भावना को ही कुटुंब भावना कहा जाता है। इस कुटुंब भावना के साथ में जो प्रयोग होंगे सहकारिता के, वे सब भारतीय सहकार के प्रयोग होंगे। तो भारतीय दृष्टि से, सहकार दृष्टि में सहकारिता का आधार आत्मीयता यह होगा, कुटुंब भावना यह होगा। हमारा विस्तार होगा तो कुटुंब भावना के विस्तार के साथ में होगा। और अधिक ऐसे लोग हमारे इस विस्तारित कुटुंब में वृद्धि करते रहें, यह हमारे विस्तार का स्वरूप रहेगा। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब हम अपने उपक्रमों में रखते हैं, तब वह भारतीय सहकार दृष्टि से बना हुआ सहकार का उपक्रम बनता है। सबसे श्रेष्ठ सहकारिता का, भारतीय सहकारिता का उपक्रम यदि हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा, यह तो भारतीय जो संयुक्त कुटुंब है, ये इसका एक आदर्श ऐसा प्रतिमान है, मॉडल है, नमूना है भारतीय सहकारिता का। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, कोई उसमें दुष्ट दुर्जन भी होता है, कुछ कोई सज्जन भी होता है, समर्थ भी होता है, असमर्थ भी होता है, ऐसे हर प्रकार के स्वभाव के लोग उसमें रहते हैं, और सब साथ में मिलकर सुख शांति से कैसे जिया जाता है, यह समझते हैं और व्यवहार भी करते हैं। ये दुष्ट है, इसको कोई मार रहा है तो मारता रहे, मर जाए वहां पर, यह भावना नहीं होती। ये दुष्ट होगा लेकिन मेरा है, इसके दुष्टता को दूर करना मेरा काम है। और यदि कोई यह ऐसी गलत हरकतें कर रहा है, तो उन हरकतों को रोकना यह मेरा काम है, मेरा दायित्व है। इस प्रकार की भावना से जब दुष्ट दुर्जनों को भी देखा जाता है, तब वह कुटुंब भाव से जुड़ जाते हैं, ये मेरा है। उन्हें भी लगने लग जाता है कि सज्जन जो है, मन से तो उनको भी लगता रहता है सज्जन जो है बहुत अच्छा है, मुझसे अच्छा है, लेकिन जब वह कुटुंब भाव से जुड़ता है, तो फिर उस सज्जन जो है उसकी रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। वह कुटुंब भाव से ओतप्रोत हो जाता है। हमारा पूरा भारतीय समाज इस कुटुंब भावना से ओतप्रोत रहा है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो भी उपक्रम होते थे, जो भी सामाजिक संगठन बनते थे, जो भी हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं बनती थी, इन सब का आधार कुटुंब भावना ही रहा करता था। हमारे व्यवहार में ऐसी कुटुंब भावना क्या दिखती है? हम जिनके साथ में हम संबंध में आते हैं हमारी उपक्रमों के कारण, क्या उनके साथ में हमारी भावना एक कुटुंब के सदस्य जैसी होती है? उसका भला हो, उसके लिए क्या हम अपने भले को कुछ कैंची लगाकर
उसके हित के लिए विचार करते हैं, काम करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा करते हैं तो यह भारतीय सहकारिता का अच्छा लक्षण है। तो हमारा व्यवहार लोगों के साथ में कैसा है? इस व्यवहार के कारण क्या लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं? हमारी संख्या बढ़ रही है? हमारा विस्तार हो रहा है? हमारा विस्तार स्पर्धा और ईर्ष्या के कारण नहीं होना चाहिए। स्पर्धा और ईर्ष्या से विस्तार, यह तो आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। मैं दूसरों से बड़ा बन जाऊं, आज छोटा हूं, जल्दी से जल्दी बड़ा बन जाऊं और उसके लिए हर प्रकार के हथकंडों का उपयोग करूं, मैं विज्ञापनबाजी करूं, दूसरे बैंक कार खरीदने के लिए, मोटर गाड़ी खरीदने के लिए आसान किस्तों के ऊपर और आसान शर्तों के ऊपर कर्जा देते हैं, तो मैं भी दूं, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दूं, विज्ञापनबाजी करूं, दूसरी बैंकों से हमारी बैंक श्रेष्ठ कैसी है, ऐसा कंपटीशन, स्पर्धा का एक वातावरण निर्माण करूं, यह भारतीय सहकार को शोभा देने वाली बात नहीं। हम अपनी शक्ति के साथ में, हम अपने स्वभाव, अपने व्यवहार के आधार पर हमारे सहकार के प्रयोग में लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, उन्हें लगे इनके साथ में जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है, मैं भी कुछ अच्छा काम करूं, इस भावना से वह जुड़े, यह है हमारे विस्तार का तरीका। क्या हमारे उपक्रम के जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार हैं, उसके कारण नए जुड़ने वाले लोग कुटुंब भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं? ऐसी दृष्टि हमारी है क्या? अब हम देखते हैं कि हमारी काफी सहकारी बैंक चलती हैं, इनमें काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, क्या वह अपने ग्राहकों को कुटुंब भावना से जोड़ रहे हैं बैंक के साथ में? क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार का एक वातावरण हम उनको अपने बैंकों में देते हैं, अपनी पत पेढ़ियों में देते हैं, अपनी क्रेडिट सोसाइटीज में देते हैं? यदि नहीं दे रहे हैं तो फिर हम भारतीय सहकार से दूर हैं। हमारे कर्मचारियों का व्यवहार, हमारे संचालकों का व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि नए नए लोग जुड़े, और केवल जुड़े नहीं तो जैसे पारस होता है, जितना भी लोहा उसके स्पर्श में आ जाए वह सोना बन जाता है। इस प्रकार से मराठी में जिसे कहा गया है, आपुल्या सारिखे करीती तत्काळ, ऐसा मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति इस सहकारिता के प्रयोग के साथ में, इस सहकारिता के, इस कुटुंब भावना के विस्तार के साथ में जुड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में भी यह आवश्यक है कि हम लाभ कितना उठाते हैं। एक बहुत अच्छा प्रयोग हमारे संघ विचार के सहकारी बैंक करते हैं, वह अपने लाभ का कुछ प्रतिशत समाज सेवी संस्थाओं को दान में देते हैं। यह भारतीय सहकारिता का लक्षण है, सहकारिता की भारतीय दृष्टि होने का लक्षण है। ये समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं, ऐसे संगठनों को सहायता देना, क्योंकि जो समाज में संगठन जो काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, इनका आधार कुटुंब भावना ही होता है।
ये जो पीड़ित है, ये जो पिछड़ा हुआ है, यह मेरा है। इसकी पीड़ा दूर करना, इसका पिछड़ापन दूर करना है मेरा काम है, मेरा दायित्व है। ऐसा मानकर काम करने वाले, ये सेवा कार्य चलाने वाले लोग होते हैं। और इस दृष्टि से भारतीय सहकारिता के प्रयोगों की दृष्टि से मैंने पहले बताया कि सबसे श्रेष्ठ प्रयोग जो है वह संयुक्त कुटुंब है। इस संयुक्त कुटुंब से ही कुटुंब भावना का सही प्रशिक्षण, उनके तत्व जानने का, सीखने का यह एक श्रेष्ठ केंद्र होता है। इसी प्रकार से जो निस्वार्थ भाव से किए जा रहे, सामूहिक रूप से लोगों को साथ में लेकर किए जा रहे जो भी सेवा कार्य हैं, यह भी सहकारिता के लक्षण हैं, सहकारिता के उपक्रम हैं। इसे हमें समझना होगा। यद्यपि उनके पीछे सहकार्य शब्द नहीं लगा है, सहकारिता आधारित रुग्ण सेवा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से यदि कोई रुग्ण सेवा का काम कर रहा है तो भारतीय सहकार का काम, वह भारतीय सहकार दृष्टि से चलाया हुआ काम है। इसे हमें समझना होगा। और इस प्रकार से दूसरे क्रमांक पर यह जो बड़ी संख्या में आज भी निस्वार्थ भाव से लोग समाज सेवा के काम करते हैं, ये सब सहकारिता के प्रयोग हैं, भारतीय सहकारिता के प्रयोग हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की सोसाइटीज खड़ी कर दी जाती हैं कि जो अपने स्वार्थ के, जो उसके चुने इन्हें गिने चुने हुए ऐसे लोग होते हैं, संचालक रहते हैं, उनके स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। जो निःशुल्क मिलनी चाहिए ऐसी शिक्षा न केवल बेचते हैं, महंगे कर बनाकर बेचते हैं। यह भारतीय सहकारिता के कलंक हैं। इसे भी हमें समझना होगा। स्वाध्याय परिवार के जो निर्माता थे, अब वो नहीं है, स्वर्गीय पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, दादा करके ना उन्हें कहा जाता था। तो दादाजी ने दो प्रयोग बहुत सफल ढंग से समाज में किए हुए दिखाई देते हैं, अनुकरणीय हैं। इनमें से एक प्रयोग है मत्स्यगंधा का। यह मछुआरों के बीच में उनका बहुत काम चलता है, स्वाध्याय परिवार का। इसके लिए एक जो समुद्र का किनारा है, तटीय, समुद्र तटीय ऐसा जो क्षेत्र है, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात में ये प्रयोग चले। मत्स्यगंधा के एक बड़ी नौका, यह सहकारिता से, सामूहिकता से निधि एकत्र करके खरीदी जाती है। इस नौका पर मच्छी मार जो परिवार होते हैं वो अपनी सेवा देते हैं। उस गांव की जनसंख्या के अनुसार से वर्ष भर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रकार की सेवा हर मच्छी मार परिवार देता है। उस दिन पूरा परिश्रम जो करके जो मच्छियां वो संकलित करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसे बेचकर जो धन मिलता है, धन प्राप्त होता है, वह जो मच्छी मार समाज है उनमें से जो पीड़ित है, जो समस्याग्रस्त है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें जो सेवा देने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत ही कम ऐसे कुटुंब होते होंगे मच्छीमारों के
जो इस प्रकार की सेवा का लाभ लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या में केवल निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए वह ये काम करते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग कुछ समुद्र तटीय गांव में स्वाध्याय परिवार के माध्यम से दादाजी के नेतृत्व में हुआ। उसका नाम है योगेश्वर कृषि। जिस प्रकार से मत्स्य गंधा का प्रयोग हुआ, इसी प्रकार से ऐसे कुछ गांव स्वाध्याय परिवार ने विकसित किए, जहां के लोग इकट्ठे आते हैं और जो भी उपजाऊ भूमि है गांव की, उसके ऊपर गांव की भूमि अलग, इस प्रकार से कुछ भूमि का एक क्षेत्र तय करते हैं और उसके ऊपर हर कुटुंब अपनी ओर से उपज पैदा करने के लिए सेवाएं देता है। उसी प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिस प्रकार से उस गांव की जनसंख्या होगी और जितना उस कृषि का सहकारिता का क्षेत्र होगा, उसके अनुसार। और इसी प्रकार से इस धन के निर्माण के बाद में इसका विनियोग होता है और कुछ मात्रा उसकी जो है, यह बेचकर आया हुआ जो धन है, उसका उपयोग जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। और ऐसे कुछ गांव में प्रयोग उन्होंने किए, इतना ही नहीं, तो इन प्रयोगों को देखा देखी और भी कई गांवों ने इस प्रकार के योगेश्वर कृषि के प्रयोग किए। यह है भारतीय सहकारिता के प्रयोग। इन्हें हमें समझना होगा, इनका अध्ययन करना होगा। इस प्रकार की निस्वार्थ भावना निर्माण कहां से होगी? हम तो कह देते हैं कि भाई ये तो शिक्षा का काम है, लेकिन विद्यालयीन शिक्षा में इस प्रकार के श्रेष्ठ मन निर्माण करना यह बहुत दुर्लभ होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। वास्तव में इस प्रकार का श्रेष्ठ मानव निर्माण का केंद्र तो कुटुंब है। और इस दृष्टि से भी सहकारिता का वातावरण, भारतीय दृष्टिकोण से सहकारिता का वातावरण बढ़ता रहे, निरंतर वृद्धिंगत होता रहे, ऐसा यदि हमें लगता है तो कुटुंब को बलशाली बनाना होगा। बड़े बड़े संयुक्त कुटुंब, अभी मैं परसों ही एक व्हाट्सएप पर एक देख रहा था, उसमें एक जानकारी आई थी, 268 लोगों का एक बड़ा कुटुंब और एक 68 लोगों का कुटुंब जो एक छत के नीचे रहता है। 268 लोगों का कुटुंब है, या दो संख्या ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन 250 से ऊपर संख्या है उसकी भी। ये जो 250 से ऊपर लोग हैं, इनका यह तय होता है कि साल भर में 1 बार या 2 बार सब इकट्ठे आते हैं, कोई चूकता नहीं है, और सब इकट्ठे आकर बड़े आनंद से सहजीवन का अनुभव लेते हैं। अपने जो टूटते जा रहे, विरल होते जा रहे जो स्नेह बंध है, उनको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और जो 68 लोगों का एक छत के नीचे रहने वाला कुटुंब है, वह तो आदर्श ही है, सहकारिता का आदर्श है। किस प्रकार से सहकारिता के आधार पर स्वावलंबी बना जाता है। हम गांव के स्वावलंबन का विचार करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत और उसका आधार आत्मनिर्भर ग्राम ये कहा गया, लेकिन इस आत्मनिर्भर ग्राम का आधार या कुटुंब भाव यदि नहीं है, तो यह ग्राम आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं है। धर्म पर आधारित यदि नहीं है, तो यह आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं है। इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से जब हमारे गांव स्वावलंबी बनेंगे, तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा।
लेकिन ये गांव जब स्वावलंबी बनते हैं तो उसके पीछे परस्परावलंबी ऐसे कौटुंबिक उद्योगों का सहयोग होता है। उसके आधार पर, ऐसे सहकार के आधार पर गांव स्वावलंबी बनता है। और स्वावलंबन का संबंध सीधे स्वतंत्रता से होता है। भारत यदि स्वतंत्र रहना चाहता है तो भारत को आत्मनिर्भर तो बनना ही होगा। और इसकी नींव पड़ती है, ये कुटुंब में पड़ती है। कुटुंब में भी एक सीमा तक परस्परावलंबन पर आधारित स्वावलंबी जीवन होता है। उसकी शिक्षा कुटुंब में ही प्राप्त होती है। सहजता से किसी को कोई शौक है, संगीत का शौक है, तो सहज ही ऐसी स्त्री को अन्य स्त्रियां कहती हैं कि जाओ जाओ, तुम थोड़ा समय जाकर अपनी संगीत साधना कर लो पूरी, हम देख लेंगे इधर, चिंता मत करो। किसी को समाज सेवा का कोई भाव होता है, लगन होती है, और वो समाज सेवा में लगना चाहता है, वह कुटुंब के सहयोग के बिना नहीं कर सकता, अन्यथा वो धंधा करता है। जैसा आज हम देखते हैं, हमारे लगभग सभी लोक प्रतिनिधि हैं, यह अपने लोक प्रतिनिधित्व के जो लाभ है वह लेकर अपनी आय, अपनी समृद्धि बढ़ाते रहते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। ये कोई अच्छे लोक प्रतिनिधि का लक्षण नहीं है। लेकिन इस प्रकार का कौटुंबिक सहयोग, कौटुंबिक आधार, इस प्रकार का सहकार कुटुंब से जब मिलता है तो कुटुंब की खाता है और लोगों की सेवा करता है, यह संभव हो पाता है। यही आदर्श है। और इस प्रकार से कुटुंब भावना से ओतप्रोत ऐसा सहकारमय जीवन हमारा बने, यही वास्तव में भारतीय सहकारिता दृष्टि का मुख्य ऐसा लक्ष्य है। इसे हमें समझना होगा। इसी के साथ में मैं मेरा कथन समाप्त करता हूं। अगला हमारा विषय होगा भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह तो पूरा पश्चिम का विषय है, लेकिन इस पश्चिम के विषय ने ही पूरे विश्व को आत्मनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे बचना है तो हमें भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि को समझना होगा, उसको व्यवहार में, व्यवस्था में लाना होगा। हमारा अगला विषय, अगले अध्याय, अगले व्याख्यान का विषय भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि यह होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिन्हें आज के सेशन के ऊपर कोई सवाल या शंका है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कृपया हैंड रेस कीजिएगा। बुद्ध धीरजलाल, आप पूछना चाहते हैं? बुद्ध धीरजलाल, आप पूछना चाहते हैं क्या? किसी के यदि प्रश्न नहीं होंगे तो दो तीन बातें मैं और बताना चाहूंगा। जी। समय के अभाव में मैं रुक रहा था। तो भारतीय सहकार दृष्टि से विचार करते समय और एक दो बातें जो हैं वह भी जान लेना महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अभारतीय जो व्यवस्थापन शास्त्र है या जो मार्केटिंग का शास्त्र है, वह कहता है सॉवरेंटी ऑफ द कंज्यूमर, सॉवरेंटी ऑफ द कस्टमर। जो ग्राहक है
इसके लिए काम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि ये ग्राहक है और यह मैं हूं। इस भाव को मिटा दो, मैं ही ग्राहक हूं, ऐसा विचार करो। तो फिर ग्राहक के हित में काम करने की जो आपकी मानसिकता, आपकी जो सामर्थ्य होगी, वह सॉवरेंटी ऑफ द कंज्यूमर, इससे बहुत श्रेष्ठ होगी। ये मेरा है, इस भावना से होगा। और विचार करते हैं, ये जो सहकारी तत्व पर काम करने वाले जो हमारे विभिन्न प्रकार के उपक्रम हैं, सहकार के नाम से चलने वाले, इनमें लोकतंत्रात्मक प्रणाली यह शासन की ओर से अनिवार्य कर दी गई है। तो सोसाइटी है तो उसमें काम चलेगा तो अल्पमत बहुमत से चलेगा। यह अभारतीय तत्व इसमें घुसा दिया गया। अभी हमने शासन दृष्टि के व्याख्यान में हमने ये समझा था कि भारतीय लोकतंत्र का तरीका अलग है। भारतीय लोकतंत्र जो है यह अल्पमत बहुमत पर नहीं चलता है, यह चलता है सर्वसहमति पर। ग्राम सभा में सर्वसहमति से काम होते हैं, ग्राम पंचायत में अल्पमत बहुमत से लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो हमारा सहकारिता में के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी जो टोली है, उसके जो पदाधिकारियों का चयन है, क्या हम सर्वसहमति से कर पाते हैं? क्या इस प्रकार का कुटुंब भाव हमने अपनी टोली में विकसित किया है कि जो सर्वसहमति से अपने मुखिया का चयन करे, अपने पदाधिकारियों का चयन करे? यदि नहीं है तो ऐसा करना आवश्यक है। इसी प्रकार से एक व्यवस्थापन शास्त्र के इसमें एक हमेशा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने डाला जाता है, स्किल और एटीट्यूड, कुशलता और भावना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? केवल कौशल्यवान है लेकिन भावना बुरी है, कुशलता तो श्रेष्ठ है, भावना बुरी है, चलेगा क्या? सामान्य मनुष्य भी कहेगा नहीं चलेगा, क्योंकि भावना यदि बुरी है तो उस कुशलता का दुरुपयोग होगा। दूसरा विकल्प आता है कि कुशलता श्रेष्ठ है और भावना भी श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ है, सामान्य मनुष्य भी कह सकता है। तो भावना सहकारिता की है, लेकिन इस सहकारिता के लिए आवश्यक जो कुशलता है उसमें नहीं है। इस ढंग से इस समस्या को हम अपने सहकारिता के प्रयोग में उपयोग करें। तीसरा जो विकल्प आता है उसमें दोनों ही दुर्बल हैं, कौशल भी कम है और कुटुंब भावना का भी अभाव है, बहुत कम है। तो सामान्य मनुष्य भी कहेगा कि ये तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और चौथा विकल्प आता है कि कुशलता कम है लेकिन कुटुंब भावना ओतप्रोत है। यह भी करणीय में गिना जाएगा, क्योंकि कुशलता तो बढ़ाई जा सकती है। शिक्षण, प्रशिक्षण, वातावरण, इसके आधार पर कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो भावना को भी बढ़ाया जा सकता है, कुटुंब भावना को भी। लेकिन जब चयन होता है उस समय यदि कुटुंब भावना यदि श्रेष्ठ है, उसमें उसके चयन को हमें प्राधान्य देना होगा, प्राथमिकता देनी होगी। इस प्रकार से अलग अलग हमारे व्यवस्थापन के पहलुओं में भी हमें इस भारतीय सहकार दृष्टि को, कुटुंब भावना को हमें उसमें समाहित करना होगा, इसे समझना होगा। धन्यवाद सर।
विकास सिंह पूछना चाहते हैं। विकास जी, अनम्यूट करके पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये व्याख्यान तो बहुत उत्साहवर्धक भी है और ज्ञानवर्धक दोनों है। एक मेरा संशय है सर एक चीज में। जी। जैसे सर, वर्तमान की परिस्थिति में अगर हम देखें तो वर्तमान की परिस्थिति में किसी भी कार्य को करने में या व्यवस्था को बनाने में धन का बहुत महत्वशाली बना दिया गया है। जी। अब जैसे सहकारिता के कार्य भी अगर हम करने जाते हैं तो उसमें भी एक धन जो है वो प्रधान तत्व के रूप में आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है। और जहां पर भी धन प्रधान आपका डिस्चार्ज हो गया लगता है मोबाइल। विकास जी, जी, आवाज ब्रेक हो रही थी, फिर हाँ, से कट रही पूछिए। थी आवाज आपकी। अच्छा, अब आ रही है सर? हाँ, आ रही। अच्छा, तो मैं सर ये कह रहा था कि जो धन जब महत्वशाली कर देते हैं तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनके बीच में संघर्ष और द्वेष और ईर्ष्या ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो अब संशय में ये है कि इसको कैसे हम कम करें और कैसे इसको कंट्रोल में रखें जिससे कि वो सारी चीजें ना होने पाए और धन को उतना महत्व ना दिया जाए, जिससे कि उसके क्या क्या हम ऑल्टरनेटिव में कर सकते हैं धन की जगह पे। देखो, इसे दो स्तरों पर इसका विचार हमें करना होगा। एक तो जी सर। वर्तमान जो चला है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जी और एक है दीर्घ काल में हम क्या कर सकते हैं। जी सर। तो जी दीर्घ काल का तो जो समाधान है वह इस पूरे समाज जीवन को कुटुंब भावना पर ओतप्रोत जी ऐसे जीवन के प्रतिमान में बदलना, ये उसका जी अंतिम ये समाधान है कि जीवन के हर क्षेत्र में ये कुटुंब भावना व्याप्त रहे। जी तो व्यवस्था भी हमारी वैसी ही रहेगी। तो देखिए, हमारे यहाँ फिर राजा और प्रजा हुआ करते थे, तो प्रजा का अर्थ ही संतान होता है। जी जी। तो राजा और प्रजा में संबंध जो है वो कौटुंबिक संबंध आ जाते हैं। हम्म। गुरु और विद्यार्थी, इनके जी संबंध कैसे होने चाहिए? तो गुरु उस विद्यार्थी को जब तक वो अपना मानस पुत्र नहीं मानता है, जी। अपना पूरा जो ज्ञान और कौशल है वह उस विद्यार्थी के लिए उपयोग में नहीं लाता वो। हाँ हाँ। तो इसलिए हमारे यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध भी पिता पुत्र के से होने चाहिए। जी। तो हमारी जो व्यवस्थाएं भी जो रही ना, उन व्यवस्थाओं में भी कुटुंब भावना ओतप्रोत रखने का हमने पूरा प्रयास किया था। जी इसलिए प्रतिमान को स्थापित करना यह तो इसका कुल मिलाकर उसका हल है, व्यापक हल है। अंतिम लक्ष्य तो वही हमारा होगा। जितनी शीघ्रता से हम उस प्रतिमान को स्थापित कर सके तो हमारे सबके लिए अच्छा होगा, विश्व के लिए अच्छा होगा। लेकिन दूसरा जो उसका पहलू है, जो तात्कालिक पहलू है, आज हम क्या करें? तो इसमें मैंने जैसे बताया, यदि हम दुष्ट दुर्जनों को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके ऊपर अपनी चतुराई, अपने कौशल, अपने संवाद, अपने संबंध, इसके आधार पर उनको यदि हम नियंत्रण में नहीं रख सकते, तो ऐसे लोगों को साथ में लिए बगैर या फिर ऐसे लोगों को अपनी टोली में से दूर कर हमें सहकारिता के प्रयोग चलाने होंगे। किस प्रकार से यह संभव होगा, कितना संभव होगा, यह उस नेतृत्व के ऊपर अवलंबन करता है। तो नेतृत्व तो हमारा सहकारिता की भावना से, कुटुंब भावना से ओतप्रोत ऐसा तो होना ही चाहिए। ये साथ में चतुर भी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, समुद्र मंथन का उदाहरण दिया, ऐसे जो नेतृत्व में जो लोग हैं, यह फिर उसका नियंत्रण करते हैं स्वार्थ भावना का। तो फिर ऐसी व्यवस्थाएं निकल खड़ी करते हैं कि जिससे भ्रष्टाचार कम से कम हो, भ्रष्टाचार हो ही नहीं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी, हर व्यक्ति का खाता खोलो, बैंक में खाता होना चाहिए।
अब शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आया क्यों खाता खोले, हमारी तो कोई बचत होती नहीं है, बचत होने के लिए हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तो खाता खोल कर क्या करूं मैं। लेकिन ऐसे खाते खुले, और जब अभी कोरोना का काल चला तो करोड़ों की संख्या में ऐसे लोगों के खातों में सीधा पैसा गया उनके पोषण की दृष्टि से। तो नेतृत्व यदि ठीक है, समझदार है, चतुर है, कौशलवान है, तो वह फिर भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने की दृष्टि से व्यवस्थाएं निर्माण करेगा, वातावरण निर्माण करेगा। तो तात्कालिक दृष्टि से विचार करना है तो इस प्रकार से श्रेष्ठ नेतृत्व हम भी देखते हैं। देखो अभी 8 वर्षों में जो विश्व भर में भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति बनी है, पहले हमारी स्थिति क्या थी। विदेश में जो रहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, इनसे पूछो जरा कि आज वो कैसा अनुभव करते हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री को कैसा महत्व मिलता है। तो यह जो बातें हैं यह नेतृत्व पर बहुत अवलंबित रहती हैं। और वर्तमान जीवन का जो मॉडल है ना, इसमें तो नेतृत्व को बहुत बहुत महत्व प्राप्त होता है। और इस दृष्टि से नेतृत्व हम ऐसे लोगों के हाथ में रखें जो भारतीय दृष्टिकोण से ओतप्रोत हैं, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो फिर वो बाकी भ्रष्टाचार है, फिर वो पैसे की आवश्यकता है, पैसे के होने वाला दुरुपयोग है, इनसे अपने संगठन को, अपने उपक्रम को बचा सकता है। धन्यवाद सर। आज के सत्र के समारोह का समय आ गया है। शांति मंत्र से हम समारोह करेंगे। इसका अगला व्याख्यान 24 नवंबर को, अगले गुरुवार को सुबह 7:30 बजे फिर मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति। शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। धन्यवाद स्वाति जी। धन्यवाद। नमस्ते।